हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और आपको पता है डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो एमसीक्यूज आते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ कम आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, दो दिन का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पिछला वीडियो 5 से 6 जुलाई का था, तो ये वाला जो वीडियो 7 और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। अब मैं एक और करंट अफेयर डालता हूँ प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंटर के नाम से, जो BAPS प्रमुख अकेडमी के लिए मैं ही डेवलप करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंटर्स वहाँ पर जो मैं करंट अफेयर बनाता हूँ, एडिटोरियल भी रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं फिर मेरा डिस्कशन भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके बेनिफिट के लिए। नहीं पढ़ पाते तो आप डिस्कशन देख सकते हैं और इसमें ये डॉक्यूमेंट फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, जो पहली न्यूज़ है वो किससे जुड़ी हुई है, वो है जुड़ी हुई नरेंद्र मोदी जी की यात्रा से। अब मोदी जी की यात्रा कहाँ हुई है? मोदी जी की यात्रा हुई इंडोनेशिया। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो मोदी की यात्रा हुई तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है जिसे प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है। प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे मोदी जी ने विजिट किया। इसमें मोदी जी का स्वागत हुआ है ना। और यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इस मंदिर के बारे में अगर आप देखो तो ये मंदिर इंडोनेशिया में और विश्व धरोहर घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 1991 में हिंदू मंदिर है और 9th सेंचुरी BC में इसको बनाया गया था। BC नहीं, AD में बनाया गया था, सॉरी। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। तो ये मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें भारत जो अपने रिलेशन वो और बेहतर कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, जो भी हैं, तो उनके संबंध में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने का कोई तुक नहीं था, तो हमने यहाँ पर वन लाइनर पैटर्न बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रम्बानन परिसर किस देश में स्थित है। बहुत आसानी से आप बता दोगे, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ थी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कवर कर ली। और ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो आई थिंक PIB में कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? आसियान समिट को लेके है। आसियान समिट को लेके द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड इन वेयर। अब क्या हुआ है, 13 इंडिया आसियान समिट हुआ है। अब जो 13 समिट हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? आसियान इंडिया, है ना। और जो आसियान इंडिया किसके संबंध में? ट्रेड के संबंध में। IT का इसको कहा जाता है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड इन। तो IT का जो समिट हुआ है ये 6 से 10 जुलाई तक चला है। कहाँ पे चला है? नई दिल्ली में हुआ। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये समिट कहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो न्यू दिल्ली में ये समिट कंडक्ट किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस जो समिट है इसका पर्पज़ क्या है कि आसियान और भारत के बीच जो व्यापार समझौता उसको बेहतर करना। इस एग्रीमेंट को, IT के एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2009 में, 2010 में लागू होता है। और उसके बाद भारत और आसियान के बीच में बेहतर व्यापार हो, बेहतर संबंध हो, इसकी दिशा में काम किया जाना शुरू होता है। आसियान के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे बता दोगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। लेकिन घोषणा पत्र बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आसियान को बनाया गया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था आसियान को। ठीक है, जिसमें 10 देश हैं। हमने कई बार मैप में भी देखा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। बांग्लादेश आसियान का मेंबर नहीं है, तो ये आप यहाँ पे बांग्लादेश लिख के काट देना क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैंडमेड के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है यहाँ पे थी। हाल ही में भारत सरकार ने जो हैंडमेड है या हथकरघा है, हस्तशिल्प है, उसके लिए एक पोर्टल या मार्केट प्लेस डेवलप किया है। उस मार्केट प्लेस का नाम है इंडिया हैंडमेड। PIB में न्यूज़ यहाँ पे कवर थी। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले बुनकर हैं या कारीगर हैं, उनको उनकी जो इकॉनमी है उसको डिजिटली एक दूसरे के साथ जोड़ देना। ठीक है ना। अब इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेवलप किया गया। किसके अंतर्गत? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इंडिया हैंडमेड जिसे बनाया तो 2023 में गया था, उसके संबंध में ये नया क्या है, एक अगर आप बात करो क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस अभी यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो पर्पज़ आपने देख लिया। पर्पज़ क्या है कि जो मध्यस्थ है, बिचौली, उनको ख़त्म करना, साथ ही ODOP को बढ़ावा देना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, GST पंजीकरण बेहतर तरीके से हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो, इसके संबंध में किया गया है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट है कि इट इज़ द गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल मार्केट प्लेस हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये सरकार द्वारा समर्पित हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसे कपड़ा मंत्रालय ने डेवलप किया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने डेवलप किया, ये मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा,
द प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली अलाउ सेलर्स विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर सेल प्रोडक्ट, कि केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले विक्रेताओं को रजिस्टर करने की अनुमति देता है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है ना, जीएसटी वो इनरोलमेंट आईडी का यूज करके इसमें अपना इनरोलमेंट करवा सकता है, ठीक है ना, जिसके बाद उसको स्टेट के भीतर जो प्रोडक्ट उसको बेचने में परमिशन मिल जाएगी। तो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज़ हमने यहाँ पर देखी। अगला जो टॉपिक किसके बारे में है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, ठीक है। तो हाल में क्या हुआ कि जो चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया, अवेयरनेस को लेके देश भर में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसके समय पर समाधान हो जाए, इसके संबंध में इन्होंने इसको एक आर्टिकल भी प्रकाशित किया, साथ ही लिखा भी, इसके बारे में अवेयरनेस भी शुरू किया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जो ये कमिश्नर है, कहाँ गया, हाँ, मुख्य श्रम आयुक्त है, इसके बारे में अगर देखो तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया की सिफारिश पर इसको इस्टेब्लिश किया, चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब इसको इस्टेब्लिश किया गया उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार इसमें रिफॉर्म्स हुए, है ना। इसका पर्पज़ क्या था कि जो मीडिएशन है उसको बेहतर तरीके से, जो विवाद है उनको निपटान करना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कम करना, है ना, और बेहतर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये जो संगठन है ये लेबर मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। इसको जाना जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी के नाम से, CIRM के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात करेक्ट है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी फंक्शन इज द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो औद्योगिक विवाद हैं उनको कम करने के संबंध में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसका एक काम यह भी है कि औद्योगिक विवाद कम होने चाहिए। 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन किसके बारे में, अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के बारे में है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अभी घोषणा की कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, स्पेस सेक्टर है, उसमें भारत स्पेस वेंचर कैपिटल फंड में प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है ना। और जो स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है इस सेक्टर में, उनको 2027 का फर्स्ट जो क्वार्टर है ना, फर्स्ट तिमाही है, उसमें फ़ंड मिलने की उम्मीद है। अब अगर आप देखो तो जो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये कैटेगरी 2 का फंड है, कैटेगरी 2 का फंड है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसे बनाया गया था, सेबी के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया था। अब इसका पर्पज़ क्या है कि इसमें जो DOC ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, इसके तहत इन स्पेस जो है, या अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, साथ ही साथ स्पेस सेक्टर बूस्ट हो, स्पेस सेक्टर को पैसा मिले, है ना, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, इजी लोन मिल जाए, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्राइमरी सेकेंडरी पर्पज़ यहाँ पर है। इट इज़ रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए कैटेगरी ऑफ सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में सेकंड कैटेगरी के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इसके संबंध में सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 तो करेक्ट ही है। दूसरा, द एक्सचेंज रेट इज रिस्क बोर्न बाय इन्वेस्टर्स। जो एक्सचेंज रेट रिस्क इज बोर्न बाय द इन्वेस्टर्स, सिडबी वेंचर कैपिटल फंड स्पॉन्सर की, इसे सिडबी वेंचर कैपिटल फंड ने स्पॉन्सर किया। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द प्रोसीड्स फ्रॉम मसाला बॉन्ड कैन जनरली बी यूज टू परचेज लैंड। यह फंड सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियों में निवेश किया जाता है, ठीक है। यह फंड सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए निवेश किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको लेके थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक इसमें एक बार देखना पड़ेगा 1 2 3 है या 1 2 है, ठीक है। एक बार मैं आपको कमेंट कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है, PDF में ही। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया आज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का, MCQs का, सभी का। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में, कि राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन के बारे में है, ठीक है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में है। अब देखो, हाल में जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको ट्रैक किया जा रहा है, जो यहाँ पे बता रहा है कि क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है NHLMM का, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो संस्था के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI है, उसके अंतर्गत एक कंपनी जो 100% ओनरशिप पर है, किसकी, NHAI की। इससे पहले कोचीन पोर्ट रोड कंपनी के लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी जो क्या काम करती है, सड़क परिवहन मंत्रालय के मार्गदर्शन पर काम करती है। इसका पर्पज़ ये है कि जो लॉजिस्टिक्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना, जो ट्रांजिशन उसको स्मूथ करना, एसेट को मोनेटाइज करना, इसका यहाँ पे पर्पज़ है। और कई सेक्टर में काम करती है, जैसे लॉजिस्टिक पार्क बनाने के संबंध में, पर्वतमाला कार्यक्रम के संबंध में, रोपवे जहाँ बनाए जा रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर ये काम करती है।
अगर स्टेटमेंट देखो कि इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडी बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI के द्वारा कम्प्लीटली एक कंपनी है जो NHAI के द्वारा बनाई गई है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड वेस्ट साइड एमेनिटीज़, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वेस्ट साइड एमेनिटीज़ के लिए जिम्मेदार है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करती है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये NHAI के अंतर्गत काम करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में है, नाइजीरिया के बारे में है, ठीक है ना। नाइजीरिया के बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। नाइजीरिया हैज़ बिन कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी से क्या करता है, ये बॉर्डर लगाता है नाइजीरिया। नाइजीरिया में अगर आप देखोगे कंपटीशन रेगुलेटर के संबंध में न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा जोग्राफिकली पता होना चाहिए। तो वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, इसे जॉइंट ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का विशालकाय देश भी माना जाता है। इसकी कैपिटल कौन सी है, अबूजा, ठीक है ना। इसके कोस्ट सीमा जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे गिनी की जो खाड़ी है उससे लगती है, ठीक है। तो नाइजीरिया अपने नाइजर है, अगर आप देखोगे नाइजीरिया नॉर्थ में नाइजर से लगता है, अगर हम नाइजीरिया की लोकेशन देखो, नॉर्थ में नाइजर है ना, नॉर्थ ईस्ट में चाड है, ईस्ट में कैमरून है, वेस्ट में बेनिन है, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। और उसकी इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, बेनू नदी नाइजीरिया की इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर है और बहुत ज़्यादा नेचुरली इनरिच्ड है, नेचुरल गैस है, कोयला है, टिन, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। स्टेटमेंट देखो, नाइजीरिया की तटरेखा गल्फ ऑफ गिनी से लगती है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। नाइजीरिया है इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वेन्यू, लार्जेस्ट जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है नाइजर रिवर है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बेनू रिवर, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, नाइजीरिया शेयर वेस्टर्न बॉर्डर विथ कैमरून, वेस्टर्न बॉर्डर कैमरून से शेयर करता है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। वेस्टर्न बॉर्डर बेनिन से शेयर करता है, बेनिन से शेयर करता है। जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो कैमरून से शेयर करता है। तो नाइजीरिया के ईस्टर्न में कैमरून है और वेस्टर्न में बेनिन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है आपको, सस्टेन्ड फॉल इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस जनरली हेल्प रिड्यूस इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत लगातार गिरावट से भारत का चालू घाटा कम हो जाएगा, ये बात भाई यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, एडिटोरियल में आया था, श्री रंगराजन ने इसे कमेंट किया था। क्योंकि अगर प्राइस अगर आप देखो, जाहिर सी बात, अगर कम होते हैं जो पेट्रोल डीजल है तो उससे भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल वगैरह ही करता है, सबसे ज़्यादा भारत की जो पैसा है उसी में लगता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेल की कीमत बदलाव से होलसेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात कैसे करेक्ट हो सकती है, आप खुद यहाँ पे सोचिए। तो ये बात इनकरेक्ट है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत कच्चे तेल जो 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। भारत जो है कच्चे तेल का लगभग 80% भारत इंपोर्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन किसको लेके, कोऑपरेटिव्स को लेके है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में की गई थी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स फंक्शन करता है जो ग्रासरूट इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट सिस्टम, जो PSCS है, ग्रासरूट सिस्टम के रूप में काम करता है ना। तीसरा, 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा दर्ज किया है। देखिए 97वें संविधान संशोधन किया गया, 43 भी जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पर्पज़ क्या है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, एक जगह फंड बने, फंड से व्यापार किया जा सके, बहुत सारे उसके फंक्शन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक दिन डिस्कस किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखो तो सही आंसर हो जाएगा हाँ 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। कैसा लगा आपको डिस्कशन जरूर बताएं, कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ नया करंट अफेयर्स या कोई नया टॉपिक तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।